हाय नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से चंद्रा आईएएस का ये जो चैनल है, इसका मंच है, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अभी जो आप लोगों की मूल विधि की क्लास चल रही है उसमें सीआरपीसी के कुछ पार्ट, ज़्यादातर जो अधिकतर पार्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो हो चुके हैं। आईपीसी की एक आध दो क्लास हुई है अभी तक, उस पर अभी आगे कुछ चर्चा चल रही है। धीरे धीरे एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज कुछ लोगों का सवाल कुछ आया था, कुछ लोग और भी जो सिविल जज के बच्चे हैं और यूपीएसआई के बच्चे हैं, उनका कुछ अलग से सवाल था कि सर थोड़ा सा विस्तृत हो जा रहा है ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको विस्तृत करना ज़रूरी है। और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि कुछ केस लॉ के बारे में भी चर्चा कर दिया जाए, जो थोड़ा सा समझने में आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी क्लासेस में पॉइंट टू बता दिया जा रहा है, या बहुत सारे हमने यूट्यूब चैनल देखा उसमें ज़्यादातर पॉइंट वाइज चीज़ें बता दी जा रही हैं, लेकिन सर चीज़ें समझ में कम आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा हमको डिटेल में चीज़ें बता दें, केस लॉ के बारे में भी बता दिया करें। तो मित्रों आज हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी हमेशा से कोशिश रहती है, लेकिन चूंकि हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें शॉर्ट में बताएं, और आप लोग अगर तैयार हैं तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें बताएंगे। आईपीसी की क्लास चल रही है, आइए आज आईपीसी की क्लास में एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको बता दें कि जितने भी एफआईआर होते हैं मैक्सिमम एफआईआर में इस सेक्शन का प्रयोग होता है। मैक्सिमम एफआईआर में, मैंने आपसे ये भी कहा मैक्सिमम एफआईआर, हर जगह के हर सारे ऑफेंस अलग अलग हैं, हर सारे अपराध अलग अलग हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफेंसेस में ये सेक्शन, ये टॉपिक जरूर प्रयोग होता है। इसको देखिए क्या है। हमने अभी तक और बहुत सारी चर्चा की है, पिछले हमारे लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। आज हम आईपीसी 1860 में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, धारा, इसको हम सेक्शन लिख रहे हैं, हिंदी वाले इसको मान ले धारा 34। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक एक चीजें आपको इसमें समझाएंगे। इसको कहा जाता है हिंदी में सामान्य आशय। क्या कहा जाता है? सामान्य आशय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन इंटेंशन। ये आपको जनरली जितनी भी एफआईआर होंगी, मैक्सिमम एफआईआर में ये चीजें आएंगी, और मैं अभी आपको जब इसका टॉपिक समझा दूंगा उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे ये हर एफआईआर में ये सेक्शन, अधिकतर ये सेक्शन यूज क्यों हो रहा है, अधिकतर ये धाराएं क्यों हर एफआईआर में यूज हो रही हैं। आप चाहे न्यायालय की स्थिति देखें या थाने की स्थिति देखें। अभी पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे आपने देखा होगा पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, मेंसरिया की चीजें बताई थी। मेंसरिया क्या है? हमने आपसे बताया था कि मालाफाइड इंटेंशन। मालाफाइड इंटेंशन का मतलब क्या है? दुर्भावनापूर्ण आशय। आपका आशय था कोई चीज करने का, लेकिन आशय आपका अच्छा नहीं था, बल्कि किसी के व्यक्ति के बारे में आपका दुराशय था, गलत आशय था। दैट इज कॉल्ड मालाफाइड इंटेंशन। ठीक है, उसी को कहा जाता है इन आईपीसी मेंसरिया। मेंसरिया इज ए लैटिन वर्ड, नॉट इंग्लिश वर्ड। Mensaria is a Latin word which is denote the malified intention of any person who wants to commit any offense। जो कोई offense करना चाहता है उसके क्या क्या विचार हैं, उसकी प्री प्लानिंग क्या है। अब वहां से हम आप हट करके इस टॉपिक पे आते हैं, सामान्य आशय। देखिए मित्रों, ये सामान्य आशय की परिभाषा जो हमारे आईपीसी इंडियन पेनल कोड बता रही है वो तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कह रही है कि जब कोई अपराध दो या दो से अधिक लोगों द्वारा, देखिए एक एक चीज हम तोड़ रहे हैं और आप एक एक चीज को पकड़िए। जब कोई अपराध दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा उन सबके सामान्य आशय, समझिए क्या कह रहा है, कोई अपराध कितने व्यक्तियों द्वारा? 2 या 2+, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। कैसे? उन सबके, देखिए एक वर्ड है, उन सबके सामान्य आशय को, सामान्य आशय को एक शब्द लिखा गया है अग्रसर करने के लिए, करने के
सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें बहुत छोटी बात बताई गई, इसको समझिए क्या कह रहा है। इसको एक एक चीज समझिए। जब कोई अपराध कम से कम कितने दो लोगों द्वारा, दो से अधिक लोगों द्वारा, उन सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, इसी वर्ड को आपको पकड़ना है। यहीं से आपके यहाँ सवाल बनते हैं। ये क्या कह रहा है? उन सबके सामान्य आशय को समझने के लिए इसका मतलब क्या है कि उनकी जो प्री प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग जो है, प्री प्लानिंग का मतलब क्या है? पहले से जो प्लान है उन सब का सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कह रहे हैं और आप कुछ समझ रहे हैं। सामान्य आशय का मतलब ये है कि इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन का मतलब वहां ये है कि जो हम कह रहे हैं अगला भी उसी बात को समझ रहा है और सब लोग समझ बूझ करके कोई प्लान बनाएं। ठीक है। और ये क्या कह रहा है? उन सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। तो भैया देखिए अब ये क्या कह रहा है 34। मान लीजिए ए, बी, सी और डी 4 लोग हैं और ये लोग ए की हत्या करने का प्लान बनाते हैं। आज इसको थोड़ा सा डीपली समझ लीजिए। डीपली मीन्स एक मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूं वो थोड़ा सा ठीक ठाक दे रहा हूं। ठीक ठाक का मतलब लंबा जाएगा, लेकिन परेशान मत होइए। ए, बी, सी और डी ई की हत्या करने का प्लान बनाते हैं। हत्या करने के कुछ देर पहले तो प्लान बनाएंगे, प्री प्लानिंग होगी, पूर्व नियोजित कार्यक्रम होगा, पूर्व नियोजित कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के तहत ये चारों लोग क्या करेंगे? ई की हत्या का प्लान बना रहे हैं। अब इस ई की हत्या को प्लान बनाने में ए, बी, सी, डी चारों लोग शामिल हैं। चारों लोग शामिल हैं और हर व्यक्ति एक दूसरे से राय ले रहा है और हर व्यक्ति की राय एक दूसरे से मैच कर रही है और सब ने अपने सामान्य आशय का मतलब सबका आशय एक है। सबने अपना सोच समझ करके प्लानिंग एक कर ली और उसको करने में अगर कोई अपराध किया जाता है, मान लीजिए ई की हत्या होती है, तो यही 34 कह रहा है भैया कि मान लीजिए आप सब लोग मिलकर के अपराध किए हैं तो दंड किसको किसको दिया जाएगा? तो 34 कह रहा है कि अगर सामान्य आशय को अग्रसारित करने के लिए कोई अपराध किया गया है इन सब के पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत, तो इनमें से हर व्यक्ति उसी प्रकार दंडनीय होगा, उतना ही दंड दिया जाएगा जैसे ए अकेले ने ई की हत्या की हो या बी अकेले ने ई की हत्या की हो। मतलब क्या? अब समझिए यहाँ पे एक सवाल हमसे पूछ रहे थे। एक दिन कोई लड़का पटना का था, उसने हमसे पूछा, पटना में वो सिविल जज की तैयारी कर रहा है। उस लड़के ने पूछा कि सर ये बताइए, मान लीजिए 10 साल की सजा ई की हत्या में मिल रही है और चारों लोग प्लान बनाए हैं, तो क्या सबको 2.5 साल मिलेगा? सब लोगों ने पूछा। एक बच्चे ने पूछा कि क्या सबके बीच में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा? नहीं, डिवाइड नहीं किया जाएगा। 34 क्या कह रहा है कि अगर कोई अपराध 2 या 2 से अधिक, मतलब जाए जितने लोग, उन लोगों द्वारा उन सबके प्री प्लानिंग के, इस सबके, ये क्या कर रहा है? इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब यह है उसी योजनाबद्ध तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया है, तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है? हर व्यक्ति उतने ही दंड का भागी होगा जितना कि वह स्वयं ऐसा हो कि उसने अकेले से उस काम को किया है। तो उस बच्चे के सवाल का जवाब ये है कि 10 साल में सबको डिवाइड नहीं किया जाएगा, सबको 10-10 साल मिलेगा। यही 34 कह रहा है। सब 10-10 साल की सजा पाएंगे जैसे किसी एक ने ही उस अपराध को अंजाम दिया हो। ठीक है। इसीलिए आप देखिए यहां से एक कहानी आपको बताते हैं। एक हत्याकांड हुआ था, उसकी कहानी बताते हैं। आज की क्लास आपकी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगी। इंटरेस्टिंग मीन्स ये हो सकता है थोड़ी सी लंबी जाए। एक एक पॉइंट इसके लिए डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा यूपीएसआई वाले ध्यान रखेंगे, बहुत भागने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें बहुत ज्यादा डीप हो जा रहा है, लेकिन इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये काम देगा आपको। एक केस आया, उसमें ए, बी, सी, डी 4 लोग थे और एक पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था,
ये लोग पोस्ट मास्टर को मार करके या जो भी रहा हो इनका प्लान, ये पोस्ट ऑफिस को लूटने का इनका प्लान था, लूटने का। जब ये लोग गए लूटने तो वहां पोस्ट मास्टर बैठा था। अब चूंकि पोस्ट मास्टर बैठा है तो इतनी आसानी से तो वो लूटने नहीं देगा, तो उसने क्या किया, वो प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा अपने पोस्ट ऑफिस के लूट के लिए। इन चारों लोगों में से 2 लोग तो अंदर चले गए या 3 लोग अंदर चले गए, और एक भाई साहब जो ये डी भाई साहब थे, ये दरवाजे पर, ये उसी दरवाजे पर बैठ करके बाहर के लोगों को देख रहे थे कि कोई आ न जाए। अब हुआ क्या कि गए तो थे 3 लोग लूटने। अब लूटने आप गए हैं तो लूटने में जब आपको पता है कि भैया किसी के घर में हम लूट करने जा रहे हैं, तो ये भी कंफर्म है कि आसानी से तो लूट नहीं होगी, हो सकता है मारपीट भी करनी पड़े, हो सकता है हत्या भी करनी पड़े किसी की, किसी को जान भी लेनी पड़े। तो हुआ क्या, ये 3 लोग तो अंदर घुस गए लूट करने, और जब पोस्ट मास्टर ने विरोध किया तो इन सब लोगों ने क्या किया, पोस्ट मास्टर को मार दिया, जान ले ली पोस्ट मास्टर की। जब अच्छा FIR तो हुआ चारों लोगों पर। जब चारों लोगों पे FIR हुआ तो एक मजेदार कहानी इसमें आती है। ये जो डी भाई साहब थे, इनका ये घोष थे, बंगाली साहब, इनका नाम था बरींद्र कुमार घोष। आप लोगों ने ये केस पढ़ा भी होगा, लेकिन हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट आपसे आर्टिकल आपने ऑप्शनल पढ़ लिया हो कि बरींद्र कुमार घोष किस धारा से संबंधित है, ये पढ़ा होगा, लेकिन इसकी कहानी जानिए क्या है। इसको एक चीज और जानते हैं, पोस्ट मास्टर मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डी भाई साहब थे, इनका नाम था बरींद्र कुमार घोष। ये न्यायालय में गए और जब सबके ऊपर 302 का मुकदमा चला हत्या का कि आप लोगों ने पोस्ट मास्टर की हत्या की है, तो ये बरींद्र कुमार घोष साहब ने कहा कि माई लॉर्ड, हम तो दरवाजे पे बैठे थे, मारने तो ये 3 लोग गए थे, लूटने ये 3 लोग गए थे, हम तो दरवाजे पे बैठे थे, हमने तो नहीं मारा। इसलिए माई लॉर्ड, हमको क्या कर दिया जाए, माला पहना करके वापस भेज दिया जाए। तो लॉर्डशिप क्या बोले, यहीं से एक डिसीजन आया। 34 क्या कह रहा है कि अगर सबके प्लान से, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, सबके प्लान से किसी की हत्या की गई है तो कितना दंड मिलेगा एक को, जितना किसी एक को मिलेगा उतना सबको मिलेगा। पूजा सब लोग साथ में सुने तो प्रसादों साथ है लेके जाएंगे, बराबर बराबर प्रसाद मिलेगा। और डी साहब इस चक्कर में थे बरींद्र कुमार कि हम छूट जाएंगे। इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हम तो मारने के नहीं थे, हम तो बाहर बैठे थे, चौखट पे बैठे थे। तो माय लॉर्ड ने कहा कि बेटा, अगर चौखट पे बैठे थे तो उसका मकसद ही यही था कि आपका मकसद ये था कि बाहर के लोगों को ध्यान दिया जाए ताकि कोई आने ना पाए, तभी तो वो 3 लोग मार पाए। अगर आप अंदर ना, बाहर ना होते तो वो 3 लोग हो सकता है लूट करके या जो कुछ पाते उतना करके भाग जाते, छूट जाते। तो उतना ही आपका भी तो हिस्सा बनता है, आप भी वहां बैठे थे। तो ये डी साहब जो थे, जिनका नाम बरींद्र कुमार घोष था, पंडित जी थे, बंगाली ब्राह्मण, इनको जो है छोड़ा नहीं आनी कोर्ट ने, ये प्रिवी काउंसिल का मसला था। बरींद्र कुमार घोष साहब को भी पोस्ट मास्टर हत्याकांड में 302 के तहत अपराधी बनाया गया और उतनी ही सजा दी गई जितने और उनके साथ के चमचे थे। ठीक है, तो अब ये आप 34 समझ गए होंगे कि 34 क्या कह रहा है कि भैया, अगर कुछ लोगों ने प्लान बनाया है और उस प्लान के तहत कोई काम हुआ जिसको भारतीय दंड संहिता अपराध घोषित करती है, तो आप सब लोग एक ही उस मामले में, उस अपराध में बराबर बराबर दंड के भागी होंगे। बराबर का मतलब ये नहीं कि 10 साल में सब लोग 2.5 साल के होंगे, नहीं, सबको 10 साल मिलेगा। 34 कह रहा है जैसे उस व्यक्ति ने ही पूरा अपराध किया हो। इसका मतलब क्या, आप ही जैसे आपने मर्डर किया, इन्होंने भी मर्डर किया, इन्होंने भी मर्डर किया, इस तरीके से ये हो गया 34। अब मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि जनरली हर FIR में धारा 34 का प्रयोग क्यों होता है, हर FIR में धारा 34 का प्रयोग क्यों होता है, इसको समझिए। होता यह है कि FIR में कोई भी अपराध अगर होता है,
तो किसी एक व्यक्ति द्वारा बहुत कम अपराध किए जाते हैं, उसमें 2, 4, 6 लोग रहते हैं और किसी अपराध को करने में लोगों की प्लानिंग होती है। इसी वजह से जैसे मान लीजिए 302 का अपराध लगता है तो बटा 34 लिख दिया जाता है। बटा 34 का मतलब क्या है, आप लिख 34 कि 302 में अकेले एक आदमी नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि उसमें 2, 4 लोग हैं और पहले से प्लान बनाए थे। अब जब 4 लोग हैं तो बराबर बराबर प्रसाद पाएंगे। तो यही समझिए, इसी वजह से जितने भी अपराध होते हैं, मैक्सिमम अपराधों में आप देखेंगे कि जो भी FIR लिखी जाती हैं उसमें आप लिख 34 जरूर डाल दिया जाता है। क्योंकि अकेले आदमी अपराध करता नहीं, 2, 4 लोगों का प्री प्लान बनता है। तो आप मान के चलिए कि आज जो है बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया, जब सिविल जज वालों की क्लास चलेगी बीच में किसी दिन जब चलाएंगे तब इस पे तो चर्चा बहुत तगड़ी होगी। बहुत सारे केस हैं। इससे रिलेटेड एक केस और है, आप लोग नोट कर लीजिए, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह बनाम एम्परर का केस है, लिख दे रहे हैं। महबूब तो लिख ही लेंगे सब लोग, सबका कोई ना कोई होगा, क्यों भैया, सबके होते हैं भाई। महबूब शाह बनाम एम्परर। एक केस ये है, चूंकि ये एम्परर इस वजह से है कि भारतीय दंड संहिता ये लागू थी, लेकिन भारतीय आजादी के पहले का ये मामला था, तो उस समय सम्राट की कोर्ट हुआ करती थी। तो महबूब शाह बनाम एम्परर का एक केस था और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस था बरिंद कुमार घोष पे। अब महबूब शाह एम्परर के मामले में जब हम आपको धारा 149 पढ़ाएंगे तो महबूब शाह एम्परर के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां 34 और 149 के बीच डिफरेंट किया है किसने, ऑनरेबल कोर्ट ने। ठीक है, तो 34 में हमने आपको 2 केस बताया यूपीएसआई वालों के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा। एक नानक चंद का केस आता है, इसी से रिलेटेड है, 34 और 149 से ही रिलेटेड है, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में थोड़ा सा अंतर बता देता है। महबूब शाह भी जो है यही अंतर बताता है। तो इस पे जब हम 149 पढ़ाएंगे तो आपको 34 फिर से पढ़ाएंगे और वहां ये चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे भी चीजों को बढ़ाएं। तो ये रही बात 34 की, जो आपके सामान्य आशय के बारे में चर्चा कर रही है। अब दूसरा सेक्शन आता है, दूसरी धारा भारतीय दंड संहिता की, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैं तो बहुत धारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट धारा हैं उनमें आती है एक धारा 41 और 42। उसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है, जरूरी क्यों है उसको थोड़ा सा आपको समझा दें। धारा 41 और धारा 42। 41 स्पेशल लॉ की बात करती है और 42 लोकल लॉ की बात करती है। इसको मित्रों समझिए, स्पेशल लॉ का मतलब क्या है, विशेष विधि। विशेष, सही लिख रहे हैं नहीं भाई, विशेष विधि। और ये क्या है, लोकल का मतलब इसको बोला जाता है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि। अच्छा, इसमें आपसे डेफिनेशन इसकी नहीं पूछी जाती, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है यूपीएसआई में कि किस धारा में स्पेशल लॉ है, विशेष विधि का प्रावधान किया गया है, और किस धारा में है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या है, इसको समझ लीजिए। लॉ जो होते हैं वो 2 तरीके के बनाए जाते हैं, एक स्पेशल बनाए जाते हैं, एक लोकल बनाए जाते हैं, और एक तो ये होते हैं जो सब पे लागू होते हैं। अब आपको हम बता दें लोकल लॉ क्या है। स्पेशल लॉ का मतलब ये है जो किसी विशेष वर्ग के लिए बनाया जाए। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण एसटी एंड एसटी एक्ट, ये स्पेशल है, सिर्फ किस पे लागू हो रहा है, एससी एसटी पे लागू हो रहा है। माइनॉरिटीज के जो भी लॉ बन रहे हैं अल्पसंख्यकों पे, वो उस पे लागू हो रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे लॉ आपको मिल जाएंगे जो किसी स्पेशल पे लागू हो रहे हैं, उसको स्पेशल लॉ कहा जाता है। जैसे आपको हम बताएं, अच्छा अब लोकल लॉ की हम बात करें आपसे, लोकल लॉ क्या है, ये स्पेशल लॉ का मतलब ये है कि वो किसी विशेष वर्ग पर लागू हो रहा है, किसी विशेष कैटेगरी पर लागू हो रहा है, उनके अलावा नहीं। अब जैसे हाँ स्पेशल में आपको बताएं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ,
ये सब कैसे ला हैं? ये सब स्पेशल है क्योंकि ये किसी विशेष एक इनका वर्ग है, ये उसी पे लागू होंगे। लेकिन लोकल लॉ क्या है? लोकल लॉ का मतलब ये है मित्रों, उसका एक एरिया होता है, उसमें वो किसी स्पेशल पे नहीं है, लेकिन वो किसी, इसकी आवाज तो नहीं आ रही होगी, वो किसी विशेष एरिया पे लागू होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपी लैंड लॉ है, यूपी लैंड लॉ। यूपी लैंड लॉ का मतलब क्या है कि यूपी लैंड लॉ है, एमपी लैंड लॉ है, यूपी और एमपी लैंड लॉ जो है, मैं बाहर की आवाज की बात कर रहा था, उस पर कोई बात नहीं। तो यूपी लैंड लॉ, एमपी लैंड लॉ, मैं इसकी बात कर रहा था। ये क्या है? ये चूंकि यूपी लैंड लॉ, यूपी लैंड लॉ कहां तक यूज होगा? इसका एरिया सिर्फ यूपी में है, ये एमपी में नहीं यूज होगा, एमपी वाला एमपी में यूज होगा। आपको बताएं, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनके अलग अलग अधिनियम होते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसका एक एरिया है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर भी जो घटनाएं हो रही हैं या उससे रिलेटेड जो घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड है, तो ये वहां तक काम करेगा। यूपी लैंड लॉ यूपी में काम करेगा, एमपी वाला एमपी में काम करेगा। तो ऐसे जो होते हैं जिनका एक एरिया डिसाइड होता है वो क्या होते हैं? वो लोकल लॉ होते हैं। और जिनका एक कैटेगरी डिवाइड होती है कि ये ऐसे लोगों पे अप्लाई करेगा, वो स्पेशल लॉ होता है। तो स्पेशल लॉ को डिफाइन कहाँ किया गया है? 41 और 42 स्पेशल और लोकल लॉ को डिफाइन कर रही है भैया। अब एक चीज आती है, बड़ी मजेदार चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। एक सेक्शन आता है, एक धारा आती है, सेक्शन 52, धारा 52। ये एक बात करती है, क्या कहती है? गुड फेथ की बात करती है। गुड फेथ, इसको हिंदी में कहते हैं सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक का मतलब, अब इसको समझिए। हो सकता है आपसे इतना ही पूछा जाए कि सद्भाव पूर्वक की परिभाषा कहां दी गई है, लेकिन समझिए क्या कह रहा है। सद्भाव पूर्वक की बात कर रहा है। सद्भाव पूर्वक का मतलब क्या है? देखिए, गुड फेथ, धारा 52 कह रही है गुड फेथ क्या है? गुड फेथ में एक चीज कह रही है कि कोई काम गुड फेथ द्वारा कहा किया गया तभी माना जाएगा जो, क्या कह रहा है? सम्यक सतर्कता। क्या कह रहा है? ड्यू केयर एंड अटेंशन। एक वर्ड आता है, ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन मतलब क्या? सम्यक सतर्कता, सम्यक सतर्कता एवं सावधानी द्वारा किया गया हो, द्वारा किया गया हो। अब आपको मैं बताऊं, इससे बहुत अच्छे अच्छे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। कोई भी काम गुड फेथ में, कोई भी चीजें ध्यान रखिएगा, धारा 52 ऐसी धारा है जो हर सेक्शन में अप्लाई होती है, हर अपराध में अप्लाई होती है। 302 आपने किया, 302 में भी अप्लाई होगी। आपका इंटेंशन तो देखा गया, आपकी मेंसरिया तो देखी गई, लेकिन आपने जो काम किया, जब आप बचाव लेना चाहते हैं, जहां जहां आप डिफेंस लेना चाहते हैं मित्रों, वहां इस सेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई डॉक्टर है, मान लीजिए ए नाम का डॉक्टर है और बी नामक का मरीज है। बी एक महिला है। आजकल हाँ, अभी तो रिसेंट में इस समय बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं ड्यू केयर एंड इस गुड फेथ को लेकर के, जहां गुड फेथ को डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है क्या? ए एक डॉक्टर साहब है, बी एक महिला है। बी महिला प्रेग्नेंट है, इसकी डिलीवरी होनी है। होता क्या है, डॉक्टर साहब को तो बहुत बचाव मिला ही है, ठीक है, इनको जो है प्राइवेट डिफेंस में भी, इनको जनरल एक्सेप्शन में भी कई जगह इनको बचाव मिला है। लेकिन डॉक्टर साहब बी नामक महिला की डिलीवरी करते हैं और जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, महिला का पेट जो जहां से फाड़ा जाता है बच्चे को का ऑपरेशन करने के लिए, बच्चे को जन्म लेने की दिलवाने के लिए,
उस पेट को जब वो सिल रहे हैं तो आजकल क्या समस्या आ रही है, कहीं कैंची छूट जा रही है, कहीं कॉटन छूट जा रहा है, कहीं कोई न कोई जो भी औजार उसमें लगते हो वो सारी चीजें कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। और बाद में क्या मिल रहा है, महिला को कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, कई सारी ऐसी समस्या हो गई। बाद में पता चला एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो कुछ उसके लिए निर्धारित व्यवस्था है उसमें पता चल रहा है कि महिला के पेट में तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते समय कैंची छोड़ दिए। अब डॉक्टर साहब को तो ये बहुत बड़ी आजादी मिली है कि कोई डॉक्टर, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं पहले एक फॉर्म भरा लिया जाता है, पहले फॉर्म भरा लिया जाता है भैया हम कोई जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस करेंगे, बच जाएंगे तो ठीक है, कोशिश करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर ज्यादा बच इस वजह से जाते हैं कि डॉक्टर का कोई इंटेंशन नहीं होता किसी को मारने का। ठीक है, जब आप मेंसरिया पढ़ रहे थे, मेंसरिया में क्या था, प्लान होना चाहिए किसी को मारने का। यहाँ डॉक्टर साहब का कोई प्लान नहीं था, वो तो आपका इलाज कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली आप खत्म हो गए, ठीक है, उन्होंने कोशिश की। लेकिन अब यहाँ अगर महिला को कैंसर हो गया, महिला को कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर साहब इस बात का बचाव लें कि माय लॉर्ड हमने क्या किया था, हमने तो इनका जो ऑपरेशन किया था वो उसमें हमारा कोई दोष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी, तो माय लॉर्ड जो वहां बैठे हैं, कानून क्या कह रहा है कि आपने गुड फेथ से नहीं किया था। अगर गुड फेथ से किए होते तो डॉक्टर साहब आप बच जाते, चाहे महिला मर ही जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गुड फेथ का मतलब क्या है, ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन का मतलब क्या है, पूरी सावधानी बरती हो आप अपने काम में। यदि आप अपने काम में पूरी सावधानी बरत रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप अपराधी नहीं है। लेकिन अगर आप गुड फेथ का डिफेंस ले रहे हैं और आपके ऑपरेशन के समय उस महिला के पेट में कैंची छूट जा रही है, किस बात का गुड फेथ भाई, तब कैसे गुड फेथ का डिफेंस आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए धारा 52 गुड फेथ को। अच्छा, एक बड़ा मजेदार किस्सा आता है, बड़ा मजेदार किस्सा आता है, सिविल जज वाली की क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। मेरी क्लास में यही एक दिक्कत है कि हम चीजों को ब्रॉडली बता देते हैं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सुनिए, एक डॉक्टर साहब थे, एक केस आता है सुकरू कविराज का, बता देंगे, आज भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, एक मरीज आया था और वो चूंकि जैसे बंगाली डॉक्टर टाइप के होते हैं, चांसी टाइप के, उन्होंने क्या किया, उस मरीज का जो पाइल्स का ऑपरेशन चाकू से कर दिया। अब उस मरीज को इतनी ब्लीडिंग हुई, ये केस हम डिफाइन करेंगे, इस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, जब सिविल जज की अलग से क्लास चलेगी उसमें पढ़ाएंगे। अब उसमें किया क्या डॉक्टर साहब ने, जब चाकू से ऑपरेशन कर दिया पाइल्स का, तो उसको इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो मर गया। फाइनली जो रिजल्ट आया वो मर गया। और वजह क्या थी, ब्लीडिंग रोक नहीं पाए। अब तो डॉक्टर साहब फंस गए। डॉक्टर साहब जब फंसे तो डॉक्टर साहब ने भी इसका सहारा लिया कि माय लॉर्ड हमने, मेरा कोई प्लान थोड़ा था उसको मारने का, हमने तो सब कुछ किया। तो माय लॉर्ड ने ये कहा कि साहब गुड फेथ में दो चीजें लिखी गई हैं, ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो कहा भैया चाकू से ऑपरेशन किया जाता है, उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज किए होते, फिर कोई दिक्कत होती तब आप डिफेंस ले सकते थे। लेकिन चूंकि आपने यहाँ ये काम नहीं किया, आपने पूरी सावधानी नहीं बरती, मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी थे आप उनका सहारा ना लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में बेवकूफ़ी करके चाकू से ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, वो पेशेंट आपका मर जा रहा है। तो आपके पास इस बात का कोई राइट नहीं बनता कि सेक्शन 52 का आप डिफेंस ले सकें। ठीक है, चलो ठीक है, तो 52 भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को हम शार्ट में इस वजह से समझा रहे हैं क्योंकि यूपीएसआई वालों के लिए इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। सिविल जज वाले जब आप लोग पढ़ेंगे, सिविल जज की जब स्पेशल क्लास चलाएंगे, तब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बताना होता है। एक सेक्शन पे एक 2-2 घंटे की क्लास चलती है। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, एक सेक्शन आता है, एक धारा आती है 53। धारा 53 ये दंड की बात करती है, ये पनिशमेंट की बात करती है। अंग्रेजी मध्यम वाले पनिशमेंट की बात करती है। अब ये कहती है पनिशमेंट कितने तरीके के होते हैं, इसी की चर्चा करती है। धारा 53
दंड की बात करती है कि किसी व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा अगर वो अपराधी है तो कितने प्रकार के दंड हैं, कौन कौन सा दंड दिया जा सकता है। तो आप देखिए कुछ दंड की चर्चा यहाँ पे की गई है। जैसे पहला दंड क्या है, उसको बोला जाता है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड, डेथ पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस इसको बोलते हैं। दूसरा क्या आया भैया, दूसरा आया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज कॉल्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा क्या आया, तीसरा आया कारावास। कारावास इसको इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से पार्ट, एक तो आ जाता है साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। दूसरा आ जाता है, इसको बोलते हैं कठोर कारावास। कठोर कारावास इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सश्रम कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इसको ही अंग्रेजी माध्यम वाले नोट कर लें, रिगरस, दैट इज कॉल्ड रिगरस इम्प्रिजनमेंट। साधारण को सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या कह रहा है, सिंपल और रिगरस। रिगरस में ही आप लोगों से काम वाम करवाया जाता है, ठीक है। फिर चौथा आता है जो पनिशमेंट है, वो क्या है, उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको आप सामान्य रूप से बोलते हैं संपत्ति का उद्ग्रहण बोला जाता है। क्या उद्ग्रहण है या संपत्ति जब्त कर लेना, आप ऐसे सामान्य रूप से समझें, संपत्ति जब्त कर लेना, ये भी एक पनिशमेंट है। और लास्ट पनिशमेंट जो दिया जाता है दैट इज कॉल्ड फाइन, पेनाल्टी। लेकिन पेनाल्टी हम यहाँ वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ हम जुर्माना शब्द का प्रयोग करेंगे हिंदी में। अंग्रेजी में फाइन शब्द का प्रयोग किया गया है, पेनाल्टी शब्द का प्रयोग बहुत कम किया गया है। एक यहाँ पे एक पनिशमेंट और था, अभी तो 5 है। एक पनिशमेंट और था जिसको आप बोलते थे, उसको बोलते थे, सब लोग जानते हैं, काला पानी। काला पानी की सजा, एक सजा ये भी थी। काला पानी का मतलब ये नहीं कि वो कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाए, नहीं 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 नहीं। बहुत से लोग ये भी समझते हैं काला पानी में कोको कोला पिलाया जा रहा है, वो भी काला पानी होता है। नहीं नहीं, वो नहीं है। काला पानी का मतलब ये है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आपको उस देश से निकाल दिया जाए। आप जाइए, जहां बसना हो बस जाइए। आज भी अगर देखिए, हम तो कई सारे सेमिनार में हमने ये बात कही है, काला पानी को अगर देखा जाए तो मेरा जहां तक विचार है, आज जैसे जिला बदर कर देते हैं, अब वो ठीक है कि भाई प्रदेश से बदर कर दीजिए तो कहीं ना कहीं तो आश्रय मिल ही जाता है। लेकिन काला पानी में यह था कि आपको देश से निकाल दिया जाता था। आप जाइए, जहां जाना हो जाइए। काला पानी का मतलब आपको उस क्षेत्र से बेदखल कर दिया गया, ठीक है। इस सजा को 1949 में इस पनिशमेंट को खत्म कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब काला पानी जैसी कोई सजा नहीं है। लेकिन फिर भी डेथ सेंटेंस का मतलब क्या है, मृत्युदंड। अब इस मृत्युदंड का मतलब समझ लीजिए। सीआरपीसी में जब आप पढ़ते हैं, तो जब सीआरपीसी में आप 353 के बाद चीजें पढ़ रहे हैं, 354 पढ़ रहे हैं, उसी में एक क्लास है, क्लास 5। वो कह क्या रहा है, मृत्युदंड का मतलब ही कह रहा है कि भैया मृत्युदंड का मतलब ही ये है कि गर्दन में रस्सी लपेट करके तब तक लटकाया जाए जब तक अगले की जान न निकल जाए। होता यह है, जब उसको लटकाया जाता है तो थोड़ी देर बाद मेडिकल टीम जब मौजूद रहती है, जब फांसी दी जाती है, मेडिकल टीम इस चीज को डिसाइड करती है, चेक करती है कि वो मरा है कि जिंदा है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, एक दो लोगों ने सवाल किया कि सर अगर एक बार लटकाने से नहीं मरा और उसको उतार दिया गया तो क्या फिर से लटकाया जाएगा? इस पे चर्चा किसी और दिन करेंगे, बड़ा मजेदार सवाल है, किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे कि बच गया, ऐसे कैसे बच गया भाई, मेडिकल टीम रहती है वो चेक करती है, ठीक है, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। तो डेथ सेंटेंस का मतलब यह है कि आपको
दे दिया गया। दूसरा क्या है, आजीवन कारावास। अब इस आजीवन कारावास पे जब हम अभी 53 के बाद जब चर्चा करेंगे, जहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, लेकिन इसको आप सामान्य रूप से मान के चलिए। बहुत से लोग पूछते हैं ये 14 साल जोड़ करके घटा करके जब अप्रोप्रिएट इसको गवर्नमेंट करती है, तो बहुत से लोग इसको सीधे सीधे कह देते हैं भैया आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। ये आप एक सामान्य उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, शेष जो भी जीवन बचा है। 14 साल कतई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो है कंप्यूट कर देती है, चीजों को घटा देती है, कम कर देती है, उसके पास पावर है, वो सब चीजें ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है, सबके पास पावर है। लेकिन किसी चीज को आप डिफाइन करते हैं तो उस पे तो फिर आपको एकदम एक्यूरेट रहना पड़ेगा ना, कि जो प्रोविजन डिफाइन कर रहा है उस पे रहना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि उसको किसी तरीके से आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर दे, वो तो कम करने की बात की चीजें। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वो कह रहा है कि जितना जीवन शेष बचा है उतने का, मान लीजिए 40, अब किसी का जीवन तो डिसाइड नहीं है, लेकिन जब तक मर नहीं जाएगा तब तक वो जेल में रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है इसके डिफिनेशन में। अब वो ठीक है कि वो उसको कम्यूट कर दिया जाता है बाद में। और ये कारावास है, कारावास 2 तरीके का है। संपत्ति का उदाहरण, संपत्ति की जब्ती, पनिशमेंट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाती है, वही चीज ये भी है, प्रॉपर्टी अटैच करा ली जाती है, उसको संपत्ति की जब्ती कहते हैं। और दूसरा आता है जुर्माना, सबसे लास्ट वाला फाइन। बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट हैं जिसमें सिर्फ फाइन लगता है, ठीक है। फाइन और कंपेंसेशन दोनों में अंतर है। कंपेंसेशन उस व्यक्ति को दिलवाया जाता है जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, और फाइन जो पेनाल्टी होती है वो कहाँ जमा होती है, वो स्टेट के फंड में जमा होती है, ठीक है। कंपेंसेशन स्टेट को नहीं दिलवाया जाता, कंपेंसेशन उस व्यक्ति को दिलवाया जाता है जो विक्टिम है, जिसको जरूरत है, जो पीड़ित है, जिसका नुकसान हुआ है, उसको कंपेंसेशन दिलवाया जाता है, ठीक है। तो यह 53 की बात हुई जिसमें काला पानी की सजा को 1949 में रिपील कर दिया गया है। बाकी जितने भी दंड हैं वो अभी मौजूद हैं, ठीक है। चल अब जो कुछ चीजें बच रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा एक सेक्शन आता है 53 के बाद, बहुत सारे सेक्शन है लेकिन हम थोड़ा सा, हाँ 53 के बाद 54, 55 सेक्शन तो बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट इधर जो है आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। एक सेक्शन आपके लिए सेक्शन 73 आता है, ये कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है। ये जो है कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है। सेक्शन 73 जो है कन्फाइनमेंट की बात करता है। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है? कन्फाइनमेंट का मतलब है, इसको हिंदी में बोला जाता है एकांत परिरोध। अगर हम इसको ये कहें परिरोध, कन्फाइनमेंट, और इसको अगर आप एकांत कहते हैं तो सॉलिटरी हो जाएगा। एकांत परिरोध की बात कही गई है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर एकांत परिरोध, देखिए अब यहाँ एक आपको मैगजीम बतानी पड़ेगी। ये मैगजीम, इसको लाने का मकसद क्या था, इसके पीछे एक चीज बताना पड़ेगा आपको। ये है क्या, ये प्रिंसिपल आया क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। एक काम करते हैं, इसको हम आपको कल के क्लास में बताते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आज इतना ही रह देते हैं। कल हम 73 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल, अगर उन प्रिंसिपल को नहीं बताएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसमें पनिशमेंट की थ्योरी चलेंगी, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे चर्चा करने के बाद फिर ये कन्फाइनमेंट क्या जो है वो लगाएंगे। चलिए ठीक है, लगे रहिए आप लोग, सब लोग अच्छे से लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए। जो भी सवाल हो हमसे क्लास में करिए, वैसे करिए, जो कुछ हो आप लोग पूछते रहिए, और ठीक है, धन्यवाद।